हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में लगभग 20 साल बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती निकाली गई है। ये बहुत ही बड़े पैमाने पर भर्ती है और लगभग 52,000 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों, जो अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में एक दो नंबर से रह रहे थे, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आप दोस्तों, इस भर्ती के अंदर आपका सिलेक्शन लगभग 99% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और इस भर्ती की खास बात यह है, ये विदाउट सीईटी होगी, यानी इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं है। जो अभ्यर्थी दोस्तों सीईटी के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, वह अभ्यर्थी आगे भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन नहीं कर पाते थे। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर सीईटी का कोई लफड़ा नहीं है। आप विदाउट सीईटी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका विस्तृत और शॉर्ट दोनों नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। तो इसके कुल कितने पदों पर ये भर्ती होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी और इसका सिलेबस क्या है और एग्जाम कब होगा, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके लिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना होगा। साथ ही जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, दोस्तों आपसे अनुरोध रहेगा, हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। यहाँ पर समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 52,453 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसके अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के लिए 46,931 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5522 पदों के लिए भर्ती होगी। इसका पदनाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखा गया है, जिसको आप ऑफिस असिस्टेंट बोल सकते हैं, पियोन बोल सकते हैं, चपरासी बोल सकते हैं। तो साथियों, ये समस्त विभागों के लिए सबसे छोटी नौकरी जरूर है, लेकिन इसके अंदर प्रमोशन आपको अच्छे खासे मिलने वाले हैं। यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बाद आप एलडीसी बन सकते हैं, यूडीसी बन सकते हैं, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। यानी इसमें काफी अच्छी ग्रोथ है। और साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए लगभग 20 वर्षों बाद ये भर्ती आई है और काफी अच्छी संख्या में भर्ती आई है। इसलिए दोस्तों, जो अभ्यर्थी अब तक जिन भर्तियों के अंदर कुछ अंकों से रह रहे थे, उनके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है और अब की बार इसमें आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आप सबको दोस्तों इसके लिए आवेदन करना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी। बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से ही लिए जाएंगे। राज्य के अधिकृत ई मित्र कियोस्क व जनसुविधा केंद्र या अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको rsmssp.rajasthan.gov.in या रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन करना होगा और सिटीजन ऐप पर जाकर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पहली बार रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने वाले हैं, उनको दोस्तों सबसे पहले ओटीआर बनना होगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपके आधार कार्ड या जन आधार कार्ड में अपनी सारी डिटेल चेक कर ले। यदि वहां से कोई गलती हुई तो दोस्तों आपके फॉर्म में भी वो गलती हो जाएगी। तो वहां पे अपना नाम, पता, माता पिता का नाम, अपनी शैक्षणिक योग्यता, लिंग, जाति आदि दोस्तों आप चेक कर ले और उसके बाद ही ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर भरे। और ओटीआर बनने के बाद आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ओटीआर बनने की प्रक्रिया के लिए दोस्तों मैंने वीडियो बना रखा है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और इसमें सारी गाइडलाइन दी गई है, उसके अनुसार भी आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो अभ्यर्थी पहले से ओटीआर बन रखे हैं, उनको ओटीआर की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करते समय आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो इसमें हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए समस्या और शिकायतों का राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के लिए दोस्तों आवेदन करने से पहले और आवेदन करने के बाद आप नियमित रूप से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर अवलोकन करते रहे। समय समय पर जो भी इसके संबंध में कोई भी नोटिफिकेशन होगा, वह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। और जो अभ्यर्थी एक बार इसमें पंजीकरण करवा रहा है यानी ओटीआर भर रहा है, उसके लिए कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थी को अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद एक बार के पंजीकरण शुरू वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। इसके पंजीकरण शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क व जनसुविधा केंद्र के माध्यम से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करा सकते हैं। इसमें सामान्य वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये परीक्षा शुल्क रहेगी। और राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये परीक्षा शुल्क रहेगी। और दिव्यांगजन अभ्यर्थी है, उनके लिए 400 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों का कैटेगरी वाइज वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के आप दोस्तों देखिए, एक कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्टें हैं। शायद इतनी पोस्टें दोस्तों पूरी वैकेंसी में नहीं आती है, उससे अधिक तो दोस्तों इसमें एक कैटेगरी की पोस्टें हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है। इसमें टोटल गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 46,931 पद है, जिसमें सामान्य के लिए 12,468 पद, अनरिजर्व कैटेगरी के
और अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर महिलाओं के 3752 पद, विधवा के लिए 1137 और परित्यागता के लिए 273 पद है। अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति में सामान्य के लिए 4912, महिलाओं के लिए 1522, विधवा के लिए 417 और परित्यागता के लिए 90 पद है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सामान्य वर्ग के लिए 3953 पद, महिलाओं के लिए 1209 पद और विधवा के लिए 351, परित्यागता के लिए 69 पद है। इसी प्रकार अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो इसमें सामान्य वर्ग के 6431 पद है, महिलाओं के 2038 पद है और विधवा के लिए 563 पद है, परित्यागता के 144 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो इसमें सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों के 1715 पद है, महिलाओं के 530 पद है, विधवा के 133 और परित्यागता के 18 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 3504 पद सामान्य पुरुष, महिलाओं के 1086, विधवा के लिए 320, परित्यागता के लिए 48 और शहरी जनजाति के लिए सामान्य पुरुष के 184, महिलाओं के लिए 53, विधवा 10 और परित्यागता के लिए 1 पद है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी लागू होगा। हॉरिजॉन्टल आरक्षण के हिसाब से 4% दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पद है, उसमें कुल पद जो बीएलवी के लिए 486 पद रहेंगे, मुख्य बधिर के लिए 449, एलडीसीपी के लिए 544 पद रहेंगे और एमआईएसएलडी के लिए 419 पद आरक्षित रहेंगे। इसी प्रकार दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों की बात करते हैं तो टोटल पोस्टों का 12.5% जो रिजर्वेशन रहता है उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 36% है, यानी 2534 पद जनरल कैटेगरी के, एससी के 16% के हिसाब से 926 और एसटी के 12% के हिसाब से 726 पोस्ट है, ओबीसी के 21% के हिसाब से 1092 पद और एमबीसी के 489, ईडब्ल्यूएस के 642 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसी प्रकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की बात करते हैं तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए टोटल पोस्टों का 792 पोस्टें उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिजर्व रहेगी। इसके बाद बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र के यानी टीएसपी क्षेत्र की टोटल 5522 पोस्टें अनुसूचित क्षेत्र के लिए है। इसमें सामान्य पुरुष के लिए 2022, महिलाओं के लिए 839, विधवा के लिए 153 और परित्यागता के लिए 33। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए 187 पद सामान्य पुरुष, महिलाओं के 44, विधवा के 10 और परित्यागता का 1 है। अनुसूचित जाति यानी एसटी की बात करते हैं तो 1634 पद पुरुष अभ्यर्थियों के, 450 पद महिला अभ्यर्थियों के, विधवा के 120 है और परित्यागता के 27 पद है। इस प्रकार दोस्तों टोटल पोस्टों का वर्गीकरण किया गया है जो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। और टीएसपी में जो क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू रहेगा उसमें दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ियों का वर्गीकरण इस प्रकार है, यानी उनकी जो पोस्टें आरक्षित है वो आप देख सकते हैं। आवेदन करने से पहले दोस्तों ये नोट जरूर पढ़े, इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र या गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज के समय, जब दस्तावेज सत्यापन होगा उस समय आपको लिखित में एक विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र या गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है। किसी क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है, विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनुसूचित क्षेत्र या टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी माना जाएगा। नंबर 2, अनुसूचित क्षेत्र में उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान के राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अपनी श्रेणी का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में उल्लेख नहीं करने की स्थिति में आवेदक अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध विचार नहीं किया जाएगा, यानी उनको सामान्य श्रेणी मान लिया जाएगा। नंबर 3, महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित श्रेणी को क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू रहेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है। साथ ही विज्ञापन में जारी होने पर पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है। यह अधिकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास रहेगा। इसके अलावा दोस्तों इसकी गाइडलाइन में बहुत सारी चीजें दी गई है, उनको भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण कैसे लागू होगा, कैसे उनका सिलेक्शन होगा, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से इसमें दिया गया है। जाति प्रमाण पत्र आपका कब का मान्य होगा, ये सब इसमें दिया गया है। तो आप दोस्तों आवेदन करने से पहले विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करें और उसके बाद इसके लिए आवेदन करें। मेन चीजें दोस्तों मैं बता रहा हूँ वो आप देख ले। इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण रहता है, जिनका पदों का वर्गीकरण ऊपर बता दिया, और हॉरिजॉन्टल इसका आरक्षण लागू रहेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल संस्थान और टूर्नामेंट चैंपियन का नाम इसमें दिया गया है, यानी इन खेलों से संबंधित कोई अभ्यर्थी रहेगा उनको खेल कोटे के अंदर आरक्षण दिया जाएगा। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का इसमें दिया गया, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को जो 4% आरक्षण दिया गया उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया और 1-1% उसको आरक्षण दिया गया। तो इनका चयन कैसे होगा, इनको आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा, उसके बारे में इसमें बताया गया है। जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी इन सब चीजों को देखें। इसके बाद अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनका अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी इसका अध्ययन कर लें। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें वेतन क्या मिलेगा। चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद पर चयनित होने पर आपको वेतन क्या मिलेगा। तो इस चतुर्श्रेणी कर्मचारी पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक लेवल फर्स्ट के अनुसार आपको वेतन दिया जाएगा, यानी 1700 ग्रेड पे की आपकी ये नौकरी होगी और 2 साल तक फिक्स वेतन देय होगा, जो लगभग आपको 12,500 के लगभग रहेगा। और 2 साल कंप्लीट होने पर समस्त वेतन भत्तों के साथ लगभग 30,000 रुपए आपको वेतन दिया जाएगा।
और समय समय पर मिलने वाले अन्य भत्ते, इंक्रीमेंट और आदि सब चीजें आपके लागू रहेगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता व शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर आवेदन करने के लिए मात्र 10वीं पास मांगा गया है, यानी 10वीं पास कोई भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। और जो अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की शैक्षणिक योग्यता में एडमिशन ले रखा है वह अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन दोस्तों एग्जाम होने से पहले पहले उनके पास शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके अलावा उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और चरित्र अच्छा होना चाहिए। साथ ही राष्ट्रीयता के बारे में बताया गया है, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। बाकी दोस्तों इसमें दिया गया है, उनको आप देख ले। इसके बाद आयु सीमा, इसके लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2026 के अनुसार इसकी आयु की गणना की जाएगी। इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है और यह गणना आपकी 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। नियमानुसार दोस्तों अन्य श्रेणियों को इसमें छूट दी गई है, जिसके अंदर आयु सीमा में जो छूट का प्रावधान वह इस प्रकार है। सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट है। ख में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट दी गई है। और SC, ST, OBC, EWS आदि की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है। साथ ही NCC कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट दी गई है। और अधिकतर दोस्तों इसमें जैसे भूतपूर्व सैनिक है उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। इस प्रकार अपनी श्रेणी के अनुसार आप इसमें यदि आपकी आयु तय आयु से अधिक हो गई है तो वह अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो अपनी श्रेणी अनुसार आप आयु सीमा में छूट दे सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्त होने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने पर क्या उनको पेंशन देनी होगी? तो साथियों नंबर 9 पॉइंट में पेंशन के लिए नवनियुक्त कार्मिकों और कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना लागू रहेगी। और विवाह पंजीकरण 22/5/2006 के बाद जिन अभ्यर्थियों के विवाह हुआ उनको विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिए आवेदन शुल्क व इसके ऑनलाइन आवेदन की अवधि क्या है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा कराने और आवेदन की तिथि क्या है? यदि आवेदक वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीकरण शुल्क आपको राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क व जन सुविधा केंद्र CSC या नेट बैंकिंग ATM डेबिट कार्ड से आप इसके लिए ऑनलाइन फीस जमा करा सकते हैं, जो 21/3/2025 से लेकर 19/4/2025 की मध्य रात्रि तक आप इसके लिए शुल्क जमा करा सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको 21/3/2025 से लेकर 19/4/2025 की मध्य रात्रि तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी दोस्तों 21 मार्च से इसके लिए आवेदन शुरू होंगे, अभी काफी टाइम है, यानी लगभग 3.5 महीने का समय है। उसके बाद इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। तो साथियों इसके संबंध में जो भी अपडेट समय समय पर मिलती रहेगी वो हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। और इसका सिलेबस जारी कर दिया है, बस आप इसकी तैयारी रखें। और सितंबर में एग्जाम होगा, इसका आपको ध्यान रखना है, उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। परीक्षा का आयोजन कहाँ पे और कैसे होगा? बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए उक्त पदों की परीक्षा आपकी 18 से 21 सितंबर 2025 को आयोजित करवाई जाएगी, जो कंप्यूटर आधारित CBT या टेबलेट आधारित TBT या ऑफलाइन मोड के आधार पर परीक्षा आयोजित करवाई जाने प्रस्तावित रहेगी। परीक्षा की दिनांक व स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास रहेगा। लेकिन दोस्तों अभी आपकी 18 से 21 सितंबर 2025 परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है और संभावना यही है 18 से 21 सितंबर 2025 को आपकी परीक्षा होगी। आप इसी के अनुसार तैयारी करें। और बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में यदि भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क्योंकि दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिए आप मान के चलिए 18 से 20 लाख कम से कम आवेदन प्राप्त होने वाले हैं और एक से अधिक चरणों में भर्ती परीक्षा आयोजित होगी, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जहां तक अपनाई जाएगी ये निश्चित है। नंबर 13 प्रवेश पत्र। बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ई प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई ई प्रवेश पत्र भेजा नहीं जाएगा। इनकी सूचना आपको समय जैसे दोस्तों भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी उससे 7 दिन पूर्व आपको इसके लिए अपडेट कर दिया जाएगा, इसलिए इसके आप टेंशन ना ले। या आपको SSO ID के माध्यम से या अपने ईमेल ID या व्हाट्सएप नंबर पर आपको ई प्रवेश पत्र भेज दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में यह भी सभी आवेदक जो पहले सरकारी सेवा में है या राजकीय उपक्रमों में नियुक्त है, ऐसे नियुक्ता को उस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व लिखित में आपको सूचित करते हुए आवेदन करना होगा। यानी आपको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेना होगा और आवेदन की पात्रता की जांच और दस्तावेज के सत्यापन के समय आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी जो पहले से राजकीय सेवा में है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वैसे दोस्तों इसकी ऊपर वाली ग्रेड वाले अभ्यर्थी तो जहां तक आवेदन करेंगे नहीं, लेकिन इसके समकक्ष कहीं दूसरी जगह आपको राजकीय सेवा में कार्यरत है तो उन अभ्यर्थियों को इस चीज का ध्यान रखना होगा। नियुक्ति की अयोग्यताएं क्या क्या है वह दोस्तों आप इसमें पढ़ ले। इसमें काफी चीजें दी गई है, उनका आपको विस्तृत रूप से अध्ययन करना होगा। मेन चीजें मैं बता रहा हूं वो आप देख ले। आवेदन कैसे करें, आवेदन करने की दोस्तों पूरी प्रक्रिया इसमें बताई गई है, तो आप इसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन करें। सबसे पहले आपको फीस जमा कराना है और उसके बाद अपनी श्रेणी के अंदर आवेदन करना है और सारी चीजें डिटेल से आप चेक करने के बाद ही आवेदन करें। OTR बनने से पहले अपने आधार कार्ड, जनाधार कार्ड को अपडेट करवा ले या अपने शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो, चाहे 10वीं की मार्कशीट हो
या आपके जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, तो आप दोस्तों पहले से अपडेट करवा लें, जिससे आपको आवेदन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, क्योंकि अभी काफ़ी समय इसको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को अपडेट करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। और ऑनलाइन आवेदन करते समय यदि आप ई-मित्र या ई-कियोस्क से आप कहीं से आवेदन करवाते हैं, तो दोस्तों आपको अपनी डिटेल सारी आपको चेक करें और उसके बाद ही सबमिट करें, क्योंकि कई अभ्यर्थी वहाँ गलतियाँ कर देते हैं और बाद में संशोधन करने में दिक्कत आती है और कई बार काफ़ी प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम की वजह से कई बार अभ्यर्थी चयनित होते हुए भी भर्ती परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी गाइडलाइन दी गई है, उसके पढ़े और उसके अनुसार आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद दोस्तों आपको इसमें संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन के लिए ऑफलाइन प्रार्थना पत्र कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आपको टाइम एक समय दिया जाएगा, जिसके अंदर आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन सभी चीजों में आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। कुछ मूल चीजें होती है जिसमें आप संशोधन कर पाएंगे, इसलिए आवेदन करने से पहले आप सब चीजें चेक करके उसके बाद आवेदन करें। और संशोधन करने के लिए आपको 300 रुपये शुल्क निर्धारित की गई है। तो इन सबसे बचने के लिए आप आवेदन करने से पहले सब चीजों को जांच परख के उसके बाद आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन प्रत्यारित करने की प्रक्रिया भी रहेगी, यानी कोई गलती से कोई इसमें आवेदन करता है और विड्रॉल करना चाहता है तो विड्रॉल भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों जो अभ्यर्थी इसके लिए सीरियस होकर जो आवेदन करना चाहता है और नौकरी की जिज्ञासा रखता है, वही अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करे, अनावश्यक आवेदन नहीं करे, क्योंकि इसमें काफ़ी संख्या में दोस्तों आवेदन प्राप्त होने वाले हैं और राजस्थान के लगभग समस्त जिलों के लिए ये भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है। तो आपका परीक्षा सेंटर आपके डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी आ सकता है। इन सब चीज़ों का पहले से ध्यान रखें। और सुरती लेख की सुविधा, सामान्यतः सभी अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र अपने हाथ से लिखना होगा। केवल राजस्थान के दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो नेत्रहीन अभ्यर्थी है उनके लिए सुरती लेख की छूट दी गई है, तो उनको पहले सूचित करना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को और जो परीक्षा केंद्र पर जहां आपकी परीक्षा होगी वहां पर आपको पहले सूचित करना होगा, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की जा सकती है। अभ्यर्थी को प्रमाण पत्रों के संबंध में कार्मिकों द्वारा विभाग के परिपत्र क्रमांक 22/2024 की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। यानी जिस विभाग द्वारा भर्ती करवाई जा रही है वहीं पे आपके दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच होगी। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता को अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री डिप्लोमा को स्वीकार और मान्य नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों आपको पहले जो ऑनलाइन आवेदन में जो भी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र आप लगाते हैं, वही शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र आपके दस्तावेज सत्यापन के समय चाहिए होंगे। तो आप दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान रखना है और आवेदक सावधानी पूर्वक अपनी शैक्षणिक योग्यता को ऑनलाइन दर्ज करना, जिसमें किसी प्रकार की आपकी कोई गलती नहीं हो। इसके बाद जो आप अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष से आरक्षित पदों का लाभ तभी मिलेगा जब वह मूल दस्तावेजों की जांच के उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति के पात्र होंगे। आरक्षित पदों तो आरक्षित राजस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। साथ ही कार्य विभाग, तो इस प्रकार अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधान किए गए उन सबको आप देख लें, उनकी वैधता क्या होगी, कब तक जारी प्रमाण पत्र इसमें मान्य होंगे, सब इसमें विवरण दिया गया है। और खास बात दोस्तों, इसके लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी किसी प्रकार के गलत कूट चरित्र इस प्रकार के दस्तावेजों का प्रयोग करते हैं या किसी के बहकावे में आकर नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनको साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उनको कठोर 3 वर्ष की कारावास और 1 लाख रुपए तक का न्यूनतम जुर्माना है और ये अधिकतम दोस्तों 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इन सब चीजों से आप बचें, किसी के बहकावे में नहीं आए और नियमित रूप से रेगुलर अपनी मेहनत के आधार पर आप इसके लिए परीक्षा की तैयारी करें। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिए जो परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम इस प्रकार रहेगा। इसमें दोस्तों 120 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान के टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चनों का बंटवारा इस प्रकार है, जिसके अंदर भूगोल के 10 क्वेश्चन है, इतिहास कला संस्कृति के 10 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान और राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के 10 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन, समसामयिक घटनाएं यानी करंट जीके के 10 क्वेश्चन और बेसिक कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन होंगे और सामान्य गणित के 25 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार दोस्तों ये आपके 120 क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं, यानी सिलेबस खूब लंबा चौड़ा है और इसके आधार पर दोस्तों भर्ती होगी। प्रश्न पत्र आपका ऑब्जेक्ट टाइप का होगा और मार्क्स इसमें 200 नंबर का यानी 120 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी क्वेश्चनों को इक्वल मार्क्स रहेगा, चाहे हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो या गणित का, सभी क्वेश्चनों के नंबर सेम रहेंगे। और इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और जो भी सिलेबस और क्वेश्चन पेपर आपका आएगा वो 10वीं के स्टैंडर्ड के आधार पर होगा। पाठ्यक्रम का विवरण टॉपिक वाइज दे रखा है, हिंदी, इंग्लिश, भूगोल, ज्योग्राफी, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति और भारतीय संविधान राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में। सामान्य विज्ञान है, प्रमुख समसामयिक घटनाएं, कंप्यूटर है और गणित है। तो दोस्तों इनका विस्तृत रूप से टॉपिक वाइज विश्लेषण दे रखा है, तो आप इसके अनुसार रेगुलर और नियमित रूप से तैयारी करें। प्रत्येक प्रश्न में आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे, A, B, C, D, E।
अभ्यर्थी केवल एक विकल्प और नीले बाल पेन से आपको गोला काला करना होगा। इसके संबंध में काफ़ी अच्छा वीडियो मैं बना रखा हूँ दोस्तों, उनको देख सकते हैं। और मार्कशीट कैसे भरे और पेपर हल करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, वो बाद की बातें हैं। लेकिन दोस्तों आप इनके अनुसार नियमित रूप से और रेगुलर तैयारी करें। सिलेबस आपके पास सामने है और आवेदन दोस्तों 21 मार्च से शुरू होंगे। तो अभी आवेदन करने में समय है, लेकिन आपके लिए सिलेबस पहले जारी कर दिया गया है, तो इसके ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा भी आपके 18 से 21 सितंबर को आयोजित करवाई जाएगी। तो दोस्तों उसके अनुसार आप रेगुलर और नियमित रूप से तैयारी करते रहे। काफ़ी समय है आपके पास, तो अभी से आप इसके लिए तैयारी में जुट जाए। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उनके सभी पॉइंट आपको मैंने बता दिया है। तो आप इसके अनुसार तैयारी करें। अभी आवेदन करने में काफ़ी समय है, लेकिन सिलेबस आपके सामने है, तो आप नियमित रूप से और रेगुलर इसके लिए तैयारी करते रहे। आगे भी जो भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो पर आपको मिलेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ ही दोस्तों समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर से मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।